अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज खैबर पख्तूनख्वा में दस्त और सिंध में रिकॉर्ड 8 हलाकतें हुई। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 8000 से तजावज़ कर चुकी है। लेकिन टाइगर फोर्स राशन तकसीम का हिस्सा होगी या नहीं, सिंध और वफाक हुकूमत इस पर दस्तो गरेबां है। कोरोना की सूरत हाल अब भी तालिब एहतियात है। नहीं मालूम कि दुनिया को इस वबा से जान कब छूटेगी। नया ख़तरनाक वायरस भी हमलावर हो सकता है। दुनिया को इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। आजकल साजिशी नज़रियात भी ज़ेर गर्दिश हैं। इनमें कितनी हकीकत है? दुनिया को मोहतात रहना होगा, क्योंकि जब कोरोना आया था तो दुनिया इसके लिए तैयार ना थी, इसीलिए बहुत सी सनतों को शदीद नुकसान पहुँचा। पोल्ट्री का शोबा भी इनमें से एक है। पाकिस्तानी हुकूमत को इस शोबे में भी देखना पड़ेगा। जिस तरह बाकी सनतों के लिए रिलीफ पैकेज है, यहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ अनाउंस करना पड़ेगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे, मौज़ूआत ये सारे इंसाइट में शामिल होंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नामवर साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान, सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साबिर्स ग्रुप सलमान साबिर। आगाज़ गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर अताउर रहमान से। साइंटिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, तवील इनकी खिदमात हैं और एजाज़ात की एक तवील फहरिस्त है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप हेड कर रहे हैं जो टास्क फोर्स है। आपने हमें बताए थे इक़दामात, जिनमें से आपने कहा था कि जीनोम टेस्टिंग यानी वायरस पे भी तहकीक की जा रही है। वहाँ पे क्या अपडेट्स हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टास्क फोर्स ने 4 मेजर इनिशिएटिव्स लिए हैं इस पूरे जो जंग है इस वायरस के ख़िलाफ़। इसमें सबसे पहला कि इसकी स्ट्रक्चर मालूम हो। ये जो वायरस है जो पाकिस्तान में मौजूद है, कोरोना वायरस, क्या ये वही है जो कि चाइना में था या उससे मुख्तलिफ है? तो हमने जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, जो मेरे वालिद के नाम से बना है कराची यूनिवर्सिटी में, मेरी ही डोनेशन से, तो उसमें हमने इसका पूरा सीक्वेंस किया है, इसका पूरा स्ट्रक्चर किया है, साख डिटरमिन की है। कोई 30,000 मॉलिक्यूल्स होते हैं, समझे एक लंबा सा नेकलेस है मोतियों का। हर मोती एक न्यूक्लियोटाइड, एक मॉलिक्यूल है, और उसकी तरतीब जो होती है उस पर डिपेंड करता है कि ये वायरस कितना ख़तरनाक होगा, क्या इसकी एक्टिविटी होगी, किस तरीके से अटैक करेगा, क्या वीक पॉइंट्स हैं इसके, कौन से ड्रग्स इस पर हमला कर सकते हैं। तो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर हमने सीक्वेंस करके, और फिर हमें पता चला है कि 9 जगह पे इसमें तब्दीलियां हैं उस वायरस के मुकाबले में जो चाइना में पाया गया था। अब उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं उस पर अब काम हो रहा है, और हमने अब 100 जीनोम की प्रोजेक्ट शुरू करी है कि 100 अलग अलग पेशेंट से जो मुख्तलिफ एरिया से पाकिस्तान के लेकर उनके वायरस से देखे जाएं कि और कितने स्ट्रेन्स हैं इस वायरस के। अच्छा, ताकि उससे फिर मेरा इसका सवाल ये है कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम इसके ओरिजिन जो आप कह रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर है, ये जानना क्यों ज़रूरी है? आपने कहा पाकिस्तान में मुख्तलिफ भी है, इसकी वजह क्या है? वायरसेस जो हैं ये नॉर्मली अपनी शक्ल तब्दील करते रहते हैं, म्यूटेट करते रहते हैं, और ये उनके अंदर एक मैकेनिज्म होता है सरवाइव करने का, और एक डिफेंसिव मैकेनिज्म कह सकते हैं कि उनके अंदर होता है। तो आप वैक्सीन डेवलप करते हैं, उनकी अगर शक्ल तब्दील हो गई है तो वो वैक्सीन नाकारा हो जाती है। इसी वजह से इन्फ्लुएंजा की आज तक सही मायनों में कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई। जो भी वैक्सीन हैं कोई 100% श्योरिटी की नहीं है, सिर्फ उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम करती हैं, बिकॉज इन्फ्लुएंजा का वायरस भी इसी तरीके से अपनी शक्ल तब्दील करता है। इससे फिर मेरा सवाल है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन पे काम हो रहा है, अगर वैक्सीन आ गई तो पाकिस्तान का अगर वायरस का स्ट्रैंड डिफरेंट है तो वो फिर आपके ख्याल में उतना असर नहीं करेगी? इतना डिफरेंट नहीं है। 30,000 मॉलिक्यूल्स तकरीबन होते हैं, उसमें से 9 जगह पे तब्दीलियां हैं, यानी बहुत कम और ये 9 जी बहुत कम तब्दीली है, लेकिन कुछ है। अब बहुत सी दफ़ा एक तब्दीली से भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, और बहुत सी दफ़ा कई 100 तब्दीलियां हो जाएं उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको फिर स्टडी करना पड़ता है कि कहाँ तब्दीली हुई है और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ये अभी जारी है स्टडी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत मुख्तलिफ हो गया। ये किसी हद तक मुख्तलिफ है, और उसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, या तो ये ज़्यादा इंटेंसिटी से अटैक कर सकता है, या इसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, या कोई ख़ास बिहेवियर में फ़र्क नहीं हो। ये जो है अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा इसके बाद बारे में क़यास आराई करना। इससे पे एक और सवाल भी मेरा बार है, वो ये है कि क्या ये जो जिस तरह आपने कहा वायरस चेंज हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, क्या इससे भी कोरोना से भी ज़्यादा मोहलिक ये हो सकता है? क्या दुनिया को उसके लिए तैयार रहना चाहिए? जिस तरह ये पूरी कंटिन्यूटी है कि सार्स था, मर्स था, वायरस मुसलसल आ रहा है, और पहले था कि स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की जो आपने बात की 1918-1919 में आया था, 100 साल के बाद ही आया है। लेकिन अब
इसमें क्या 1-2 सालों के बाद ये फर्दर कोई ज़्यादा जानलेवा या ज़्यादा मोहलिक शेक में आ सकता है? दुनिया को क्या खतरा है? जी, बिल्कुल खतरा है ये। और क्योंकि ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, तो और अभी तो पहली वेव है, ये पहली वेव आई है ये वायरस की, और ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ ममालिक जो हैं पीक पे पहुंच के और फिर उससे निकल रहे हैं, जैसे चाइना, साउथ कोरिया। लेकिन एक अभी खतरा है कि एक दूसरी वेव और फिर तीसरी वेव आ सकती है, क्योंकि ये शक्ल बदल रहा है, या फिर दोबारा रिसर्जेंस भी हो सकती है इसकी। तो ये जो है ये एक कांस्टेंट खतरा है, और ये पता नहीं कि हम इसको कंप्लीटली इसको एलिमिनेट कर पाएंगे या नहीं। दिन रात काम हो रहा है, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह इसको देख रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कौन से ड्रग्स इसके खिलाफ एक्टिव डॉक्टर हो साहब, इस सकते पर तो फिर दो बातें आती हैं। अगर वायरस म्यूटेट करता है, जो भी वैक्सीन बनेगी वो फिर उस पर असर नहीं करेगी, और उसके जो नए स्ट्रैंड आ रहे हैं, अभी तो इतनी डेथ्स नहीं हो रही, यानी ओवरऑल आप देख लें तो 2-3% था, 5% से नीचे नीचे ही है। अगर ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा आबादी इस पर इन्फ्लुएंस होती है, तो उसमें भी एक खदशा तो मौजूद है। तो ये तो फिर सूरत हाल ना रुकने वाला सिलसिला है एक तरह से। जी बिल्कुल, ये हो सकता है। उम्मीद है कि वैक्सीन जो डेवलप होगी वो ज़्यादातर जो वेरिएशंस हैं उनको कवर करेगी, और अक्सर ये होता है कि काफ़ी उसके वेरिएशंस को जो वैक्सीन होती है वो कवर करती है। उम्मीद है कि ये इस पे कवरेज मिलेगा। तो एक जो है इनिशिएटिव हमारा, वो तो इसके स्ट्रक्चर पे था जिसके मैंने बताया। दूसरा जो हमारा इनिशिएटिव है वो है टेस्टिंग के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान में हम सिर्फ 6-7 हज़ार टेस्ट बमुश्किल कर पा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उनकी कैपेसिटी 20,000 टेस्ट की तो इस वक्त मौजूद है, और इसको एक्सपेंड करके 50,000 या लाख टेस्ट होने चाहिए, ताकि हमें सही अंदाज़ा हो। और रैंडम टेस्टिंग जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुई। हालांकि अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने ऐलान किया है कि कल से पंजाब में वो 12,000 पेशेंट्स के ऊपर रैंडम टेस्टिंग शुरू कर रही है। ये बहुत अहम है। रैंडम टेस्टिंग का मुराद ये है कि ऐसे लोग जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, उनके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स में टेस्ट किया जाए, ताकि पता चले कि ये वायरस कितने लोगों में फैल चुका है और कौन से ग्रुप्स में फैल चुका है। अभी हम सिर्फ उन पर टेस्टिंग कर रहे हैं जो कि जिनमें सिम्टम्स होते हैं, बुखार होता है, खांसी होती है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जनरल टेस्टिंग नहीं हुई अभी तक शुरू। वो अब शुरू होने जा रही है, और ये एक बहुत अहम पहलू है। तो हमने एक इनिशिएटिव के तहत इंडस हॉस्पिटल कराची में उनकी कैपेसिटी 800 टेस्ट से बढ़ा के 2,500 टेस्ट पे ले गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर वायरोलॉजी जो हमने कराची यूनिवर्सिटी में कायम किया है, वो भी हमारे इदारे का ही हिस्सा है। उसके अंदर भी हम BSL 3 फैसिलिटीज़ और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ला रहे हैं, ताकि 1,500 टेस्ट यहाँ पे शुरू हो जाएं। लेकिन मुल्क भर में टेस्टिंग बढ़ाने के लिए एक पूरा प्रोग्राम हमारे टास्क फोर्स ने बनाया है। इस सिलसिले में डिटेल डिस्कशंस हुए हैं जनरल अफजल के साथ, जो NDMA के चेयरमैन हैं। एक पूरा प्रोजेक्ट बना के भेजा है कि एक तो क्वालिटी एश्योरेंस पूरी टेस्टिंग की, क्योंकि इसमें 30% नेगेटिव आते हैं, नॉर्मली भी नेगेटिव आ सकते हैं। डॉक्टर अता, आप टेस्टिंग बढ़ाने का कह रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ाने से जो आप कह रहे हैं मुराद उसकी आपकी है रैंडम टेस्टिंग करें, यानी सेहतमंद लोगों की टेस्टिंग करें। अगर आप सेहतमंद लोगों की टेस्टिंग करेंगे, उनकी मेजॉरिटी तो नेगेटिव आएगी। फ़िलहाल जो टेस्ट हो रहे हैं उन लोगों की हो रहे हैं जो सिम्टम्स शो कर रहे हैं या कोरोना वाले इलाकों से आए हैं। वहाँ पे एहतमाल ज़्यादा होता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ जाए। आप सेहतमंद लोगों की करेंगे, वहाँ पे तो नंबर्स तो कम आ जाएंगे। तो इस टेस्टिंग का पीछे मकसद और रैशनल है क्या? जी नहीं, ये बिल्कुल वही अप्रोच है जो साउथ कोरिया ने की है और जो जर्मनी ने भी की है, कि रैंडम टेस्टिंग से ये होता है, आपको ये पता चलता है कितने परसेंटेज लोग जो है मुब्तला हो गए हैं इस बीमारी के अंदर। तो खाली इन्फेक्टेड लोगों को आप जो कर रहे हैं या जिनमें सिम्टम्स आ रहे हैं, उसमें एक बहुत छोटी परसेंटेज आपके पास एक्चुअली आ रही है और रिपोर्ट कर रही है और टेस्ट करा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर पे होंगे, जो कि इस डर से कि उनको क्वारंटाइन न कर लिया जाए वो रिपोर्ट ही नहीं करते, और कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा आपको सही कि कितने बड़े पैमाने पे ये फैल चुका है। तो जब तक कि आप रैंडम टेस्टिंग नहीं करेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा कुछ स्वीडिश मॉडल के बारे में। जो स्वीडन मुल्क है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नेबरिंग आपके डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, उन्होंने लो लॉकडाउन वाली पॉलिसी अपनाई हुई है। वो उन्होंने वहाँ पे अपने स्कूल्स खोले हुए हैं, जिम खोले हुए हैं, लोग रेस्टोरेंट्स में हैं, बार्स में जा रहे हैं। वहाँ पे यानी उनके जो लीड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि इतनी ज़रूरत नहीं है। और उनका कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का, कि वहाँ पे जो स्वीडिश हैं, वहाँ पे जब ज़्यादा लोगों में अगर ये होता है चीज़, तो सब में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो ये कितना वाइबल ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए? स्वीडन असल में एक एडवांस कंट्री है। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं।
अगर वो दुकानें खुली भी हैं, शॉप्स खुली भी हैं, तो एक ख़ास SOP है जिसके तहत वो बिहेव करते हैं। सब लोग एजुकेटेड हैं और ये जो अप्रोच है ये बहुत ही ख़तरनाक है। और इसमें आपने देखा कि जहाँ जहाँ जिन ममालिक में जैसे बरतानिया में या अमेरिका में उन्होंने बहुत देर से स्टार्ट किया लॉकडाउन, तो उसका कितना बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा है और कितने लोग इंतकाल कर रहे हैं और कितने लोग बीमार पड़ गए हैं। तो बड़ी ख़तरनाक अप्रोच है ये जो स्वीडन ने इख्तियार की है। अगर वो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग बहुत एहतियात से रख सकते हैं इस अप्रोच को मेंटेन करते हुए, तो फिर ये कामयाब हो सकती है। लेकिन वक्त बताएगा, इसमें बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो हर्ड इम्यूनिटी वाला अप्रोच जो है ये बहुत ही खतरनाक होगी। डॉक्टर अता, दो बातें तो आपने कर ली। जो आपने जो टास्क फोर्स का मैंडेट है उसमें तीसरी आपने बात की थी जब आप आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो लाहौर में है, डॉक्टर जावेद अकरम का भी आपने हवाला दिया था कि क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन हैं, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है जिस पर आप लोग काम कर रहे थे, हाइड्रोक्लोरोक्विन की भी आपने बात की थी, अब ब्लड प्लाज्मा भी उसमें शामिल हो गया है। तो उसमें कोई प्रोग्रेस, कोई अच्छी खबर है वहाँ पर? टेस्टिंग हो रही है। एक का नाम है ओस्टेलमाविर जिसके ऊपर टेस्ट जो कि इस वक्त ट्रायल में शामिल है, जो लाहौर में है, और ये खासा मिलता जुलता है अपने स्ट्रक्चर में एक और कंपाउंड से जिसके बारे में बड़े अच्छे रिजल्ट्स अभी हाल में आए हैं जो कि रेमडेसिविर के नाम से है और ये अमेरिका में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और बहुत कामयाब हुए हैं। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं तकरीबन 8-10 रोज पहले शुरू हुए थे पाकिस्तान में, और ये जो है इसमें हमने इंडस हॉस्पिटल को भी इन्वॉल्व किया है। डॉक्टर जावेद अकरम की निगरानी में ये लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में किए जा रहे हैं और कई हज़ार पेशेंट पे ये किए जाएंगे। और इसका इम्पैक्ट जो है ये होगा कि हमें एक तो पता चलेगा कि ये अद्वियात पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे किस हद तक मुफीद हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि अगले 3 या 4 हफ्ते में जो रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे उसके बुनियाद के ऊपर इनमें से कुछ अद्वियात जो क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं ये रूटीनली इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि ये मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो काम हो रहा था उन्होंने भी क्लेम किया था, जो सारा गिलबर्ट है, आपने भी फ़ोन किया क्योंकि आपके तो कोलीग्स हैं सारी कम्युनिटी इंटरनेशनल, यू आर वेल लिंक्ड। तो वहाँ से क्या अभी कुछ लेटेस्ट कोई बात हुई है आपकी? क्या कुछ चीज़ें हैं कि कब तक टाइम फ्रेम वैक्सीन के हवाले से? जी, डॉक्टर सारा गिलबर्ट के ग्रुप के जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है और वो कहते हैं कि वैक्सीन उन्होंने डेवलप कर ली है और उनका ख्याल ये है कि वो सितंबर या अक्टूबर तक वो इसको प्रोडक्शन में ला पाएंगे। लेकिन मुझे डाउट है कि 12 से 18 महीने से पहले ये वैक्सीन जो ह्यूमन ट्रायल्स। लेकिन डॉक्टर साहब उनका है क्या, कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, वैक्सीन क्या कर रहे क्या हैं? क्योंकि आपको तो टेक्निकल भी बात हुई होगी। बेसिकली वैक्सीन में ये करते हैं कि उसी का स्ट्रक्चर जो होता है, जो वायरस का स्ट्रक्चर होता है, उसी के स्ट्रक्चर के कोई एक हिस्सा लेकर, उसके प्रोटीन लेकर और उसके खिलाफ ऐसे चीज़ें बनाते हैं कि उसकी एंटीबॉडीज जिसमें बननी शुरू हो जाए, तब कि जब वो वायरस पूरा आए तो वहाँ पे अटैक करके और वायरस को तबाह कर सकें वो एंटीबॉडीज। तो एक किस्म का एक वायरस को अटैक करने का एक तरीक़ाकार होता है कि आप उससे मिलते जुलते स्ट्रक्चर का थोड़ा सा प्रोटीन का स्ट्रक्चर आप उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उस पर हमला कर सकें। तो ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है वैक्सीन की, और मुख्तलिफ दुनिया में जो वैक्सीन बनेंगी वो मुख्तलिफ किस्म की होंगी। कोई एक हिस्सा चुनेगा उस वायरस का, उसके बुनियाद पे वैक्सीन बनाएगा, कोई दूसरा हिस्सा चुनेगा इस वायरस का। ये असल में बड़ा खतरनाक किस्म का वायरस है और इस तरह का वायरस दुनिया में आज तक देखा नहीं गया, क्योंकि इसलिए आपके फेफड़ों पे हमला नहीं कर रहा बल्कि ये आपके दिल पे हमला कर रहा है, हार्ट मसल्स पे हमला कर रहा है, दिमाग पे हमला कर रहा है, आपके जो खून के शरीयान हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है, आपके जो साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा हो जाता है, जो इम्यून रिएक्शन होता है आपका, जो आपका दिफाई निज़ाम जो रिएक्ट करता है, उसके नतीजे में कुछ मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं, साइटोकाइंस कहलाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा तूफान पैदा करता है जो वायरस को तो डिस्ट्रॉय करें या ना करें, वो अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, ह्यूमन सेल्स को। तो एक इतना खतरनाक वायरस और इस अंदाज का वायरस अभी तक हमने नहीं देखा इस दुनिया में, और इसके बारे में बहुत सारी तहकीकात हो रही है इसको समझने के लिए कि ये है क्या, किस तरीके से ये हमला कर रहा है, कहाँ कहाँ हमला कर रहा है और किस तरीके से रोका जा सकता है। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ। अच्छा, आपने अपने इक़दामात का जिक्र किया, 3 का आपने जिक्र कर दिया। एक तो उसके वायरस की साख्त पे आप स्टडी कर रहे हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स का भी आपने बात कर ली। मज़ीद क्या आप लोग क्या, यानी जो टास्क फोर्स है? जी
जी जी, फिर एक हमने वेंटिलेटर्स की डेवलपमेंट के ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि इसकी बड़ी एक्यूट शॉर्टेज है दुनिया में, और खुदा ना खास्ता अगर हमारे पास ज़्यादा ये फैल गया तो वेंटिलेटर्स की सख्त कमी पैदा हो जाएगी। सब ममालिक परेशान हैं, बरतानिया तक और अमेरिका तक में वेंटिलेटर्स की सख्त कमी है। तो हमने कहा कि हम खुद का वेंटिलेटर क्यों ना बनाएं। तो ये एक प्रोग्राम शुरू हुआ। हमारा जो नॉलेज इकोनॉमी टास्क फोर्स है, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं और मैं उसका वाइस चेयरमैन हूँ, उसके तहत हमने एक नेशनल कॉल करी कि वेंटिलेटर्स के लिए आप अपना डिज़ाइन सबमिट करें। उसके तहत तकरीबन 45 या 50 के लगभग डिज़ाइंस आए, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास गए, उनमें से एक चंद डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं और अब वो जो है उसके प्रोटोटाइप बन रहे हैं। ड्रैप अप्रूवल उसका होगा, वो पहले ट्राई किए जाएंगे ट्रायल्स के ऊपर, पहले आर्टिफिशियल लंग्स के ऊपर और फिर एनिमल्स और ह्यूमंस के ऊपर, और फिर ये जब ये पूरा सिलसिला हो जाता है, कुछ प्रोटोटाइप तैयार भी हो चुके हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, और ये कुछ पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं। एक स्टैनफोर्ड में है, एक MIT में है, जो हमारे डायस्पोरा का हिस्सा है, उन्होंने कुछ डिज़ाइन तैयार किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जैसे ही इसका प्रिलिमिनरी टेस्ट पूरे होते हैं और ड्रैप अप्रूवल मिलता है तो कंपनियां भी तैयार हैं जो मास स्केल प्रोडक्शन कर सकती हैं। तो ये चौथा इनिशिएटिव जो था हमारा, और इसका असर है क्या कि साल के आखिर तक कितने वेंटिलेटर्स हम पाकिस्तान में बना लेंगे? ये डिपेंड करता है कि इसके पार्ट्स कितने आसानी से मिलते हैं। पार्ट्स जो हैं वो फिर भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे, पाकिस्तान में इसके पार्ट्स नहीं बनते। डिज़ाइन वगैरह तो आपके पास मिल जाएगा, वो आपको मंगाने पड़ेंगे चाइना से और दूसरी जगहों से, उसका भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। तो लेकिन डिपेंड करता है कि ये अव्वल तो ये प्रोसेस से गुजर जाते हैं, पास हो जाता है, ड्रैप अप्रूवल हो जाता है, और पार्ट्स की जो मुहैया जो बाहर से होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जनरल गुफ्तगू तो हमने कर ली। अब चाइना के जो हमने सक्सेस मॉडल जो एक तरह से है, वहाँ पे जो लोकल मेडिसिन है, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो कितनी इसमें वायबल है इलाज के लिए? क्या ये एक अल्टरनेट मेडिसिन हो सकती है इसके लिए? चाइना में कुछ जड़ी बूटियाँ बहुत मुफीद पाई गई कोरोना वायरस को फाइट करने में। हमने भी ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में इनिशियली इस्तेमाल हुई थी। ARDS एक ऐसा होता है जब आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस के प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। और हमारे इदारे में, कराची यूनिवर्सिटी में, हमारे पास एक 120 बेड का हॉस्पिटल भी है, इसी इदारे का हिस्सा है। उसके अंदर हमने 1.5 साल में इन जड़ी बूटियों की जो मजमुआ है, कई उसमें बूटियां हैं, 12-15 बूटियां हैं, उसके मजमुए पे क्लिनिकल ट्रायल्स बाकायदा हमने चाइनीज साइंटिस्ट भी यहाँ थे, अपनी पॉपुलेशन पे हमने किए हैं, और हमने ये पाया कि ये इतनी ही इफेक्टिव हैं जितने नॉर्मल एंटीबायोटिक्स होते हैं, पावरफुल एंटीबायोटिक्स होते हैं। हालांकि इनके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं है, और इनके बुनियाद पे अब ड्रैप के पास अप्रूवल के लिए चला गया है कि वो इसके क्लिनिकल ट्रायल्स की जो फॉर्मल इजाज़त दें और फिर इसको मार्केट करने की इजाज़त दें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रास्ता पाकिस्तान में खुल सकता है कि चाइनीज़ जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया जाए, जो कि जहाँ पे एक्सेप्ट हुई हैं चाइना में, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती रही हैं और हो रही हैं अब भी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कंस्पिरेसी है 5G टावर्स के हवाले से। लोगों ने तो जानना शुरू कर दिए कि जो वायरस फैल रहा है ये 5G टेक्नोलॉजीज़ का कोई अमल दखल है। इसमें क्या हकीकत है? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि 5G का कोई ताल्लुक हो सकता है कुछ 5G की वजह से कुछ नुकसान होते हों, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत एक्चुअली तो हमें मालूम है कि ये वायरस है मौजूद, वायरस आइसोलेट हो चुका है, उसका RNA जो है वो निकाला जा चुका है। अब ये 5G की वजह से ये पैदा तो नहीं हो सकता। हाँ, एग्जिस्टिंग वायरसेस जो है म्यूटेट करके बन सकते हैं अगर रेडिएशन वगैरह से एक्सपोज हो, लेकिन अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है कि 5G की वजह से, हालांकि बहुत से ममालिक में 5G के टावर्स भी तोड़े गए हैं और लोगों का ख्याल है कि ये है, लेकिन अभी तक कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। अगर ये होता तो आपको यकीन से कह सकते हैं कि जो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स हैं, MIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, कैलटेक वगैरह, अगर ये 5G की वजह से पैदा हो रहा होता तो दुनिया के हर लेबोरेटरी के अंदर, दुनिया में MIT, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैलटेक, कैम्ब्रिज, हर जगह पर रिसर्च हो रही है इस वायरस के पैदा होने की वजूहात के ऊपर और इसके अद्वियात पे असर कर सकती हैं। तो ये बात सामने आ गई होती। आज की दुनिया में कोई चीज़ छुपती नहीं है, हर चीज़ सामने आ जाती है। तो चाहे कितनी ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो, हर चीज़ अल्टीमेटली सामने आ जाती है। तो ये वायरस जो है, ये यकीनन एग्जिस्टिंग वायरसेस को आप इरेडिएशन करें तो वो म्यूटेट होके नई सूरत इख्तियार कर सकते हैं,
और लेकिन ये कि ये वायरस 5G की वजह से बना है, इसकी कोई साइंसी अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। फाइनली पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो रिस्पांस और जो हम लोग कर रहे हैं चीज़ें, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन ट्रैक, तो उसका काइंडली अगर आप फाइनल समेशन करना चाहें कोई। जी। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि जिस अंदाज से मौजूदा हुकूमत और इस पे जो पॉलिसी है उनकी फ्लेक्सिबल पॉलिसी है कि आप एक साथ लॉकडाउन नहीं करें, सेलेक्टिव लॉकडाउन करें। जो 4 बड़े पिलर्स होते हैं इस जंग में जीतने के लिए, सबसे पहला तो है टेस्टिंग, कि आप बड़े पैमाने पर टेस्ट करें, जो कि बढ़ता जा रहा है। पहले हमने 400-500 टेस्ट से शुरू किया था, अब 7,000 पे पहुंच गए और 20,000 का टारगेट है। और इसमें खास तौर पे मैं जनरल अफजल को, जो कि NDMA के चेयरमैन है, मुबारकबाद देना चाहूंगा। टेस्टिंग पहला सतून है। दूसरा जो है कि आपने टेस्ट कर लिया तो उनको आइसोलेशन, या आप उनको क्वारंटाइन करें, आइसोलेट करें, इस पे भी बहुत तेजी से काम हो रहा है। तीसरा बड़ा सतून जो है वो ट्रेसिंग, इसमें हम बहुत वीक हैं। ट्रेसिंग का मतलब कि जिन जिन लोगों से एक्सपोज हुए हैं, इनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, उनको पूरे को सबको टेस्टिंग की जाए। इसमें यूरोप और अमेरिका में हजारों लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है ताकि वो खाली ट्रेसिंग कर सकें जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं कि किन किन से कांटेक्ट आया हुआ है। तो ये जो है ये तीसरा बड़ा जो है। और फिर जो चौथा है वो ये कि इसके जो बाकायदा जो ट्रायल्स हो रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती से अमल हो, और फिर हम उसके ऊपर फिर हम सेलेक्टिव लॉकडाउन कर सकें। यानी कि हर जगह नहीं बल्कि मुल्क के अंदर हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करें, उन हॉटस्पॉट्स को लॉकडाउन करें और पूरे मुल्क को लॉकडाउन ना करें, और सेलेक्टिवली, और वही हम पॉलिसी कर रहे हैं। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और उनकी हुकूमत को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी पॉलिसी अपना चुके हैं हम, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डेथ रेट मुकाबलतन बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अताउर रहमान। हमारे साथ मौजूद थे नामवर साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि मज़ीद टेस्टिंग की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सेलेक्टिव लॉकडाउन, बल्कि उनके जो 4 स्टेप्स हैं अगर मैं रिपीट करूं, उन्होंने कहा कि सबसे पहले टेस्टिंग, ताकि आइडेंटिफाई हो, जो भी लोग हों उनको आइसोलेशन में ले जाएं। आइसोलेशन के बाद ट्रेसिंग, जिसमें पाकिस्तान उनका कहना है कि वीक है, कि जो भी जो मुश्तबा मरीज़ है उससे जो लोगों का ताल्लुक़ है उनको ट्रेस किया जाए। और आखिर में सेलेक्टिव लॉकडाउन, के जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना फैलने का ख़दशा हो उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए। इसके अलावा स्वीडिश मॉडल पे भी बात हुई। डॉक्टर साहब का कहना था कि पाकिस्तान के लिए वाइबल नहीं है, हर्ड इम्यूनिटी अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे जो वसाइल और मसाइल जो हैं उनके हिसाब से हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद। पाकिस्तान की कोरोना के साथ लड़ाई तो जारी है, लेकिन साथ ही साथ सिंध और वफाकी हुकूमत, इनकी भी बातें जारी हैं। इन पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमें ज्वाइन करेंगे सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह। पहले ये सखर से हमें ज्वाइन किया था, वहाँ का जो क्वारंटीना सेंटर था वहाँ पे इनकी खिदमात और वहाँ पे जो बड़ा चैलेंज आया था उससे ओहदा बरा हुए हैं। अभी ये कराची आ गए, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू फवाद। अवैस साहब, एक पेंडेमिक आया हुआ है, पूरी दुनिया परेशान है, पाकिस्तानी सारे परेशान हैं, फ़ाइट हो रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, मरकज़ी हुकूमत भी कर रही है, लेकिन साथ साथ ये जो लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है तो ये तो बड़ा बदमज़गी हो रही है। अब तो सूबाई की आदत भी PTI की आ गई है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम और इस तरह दुश्मनाम तराजी हो रही है। देखिए, अब सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अगर PTI की क़यादत आ गई है, जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, ये अभी तक हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये सिर्फ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ करना, उन चीज़ों को पॉइंट आउट करना जिनका कोई वजूद नहीं है। बड़े अफसोस के साथ, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सिचुएशन में, इतनी एमरजेंसी की सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और हमारे मुल्क में ये बेवकूफ़ लोग जो इस वक्त भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, जिन्होंने पिछले 2 साल में कुछ नहीं किया, अब उनके पास भी ये वक्त था कि अगर होश के नाखून ले लेते, कुछ ना कुछ इतना कर लेते कि अपने लोगों में जाने के काबिल बन जाते। अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया था, लेकिन कहते हैं कि ये डिपेंड करता है आपकी नीयत पे और अगर आपके पास विल है काम करने की। सिंध गवर्नमेंट ने अब टाइमली काम किया, टाइमली स्टार्ट लिया, सारे जो अरेंजमेंट्स थे वो टाइमली किए। मैं अगर एक छोटा सा भी सवाल इस बीच में पूछता चलूं कि अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट से पूछ ले कि आप ये उस तारीख बता दें, वो तारीख बता दें जिन तारीख में आपने किट्स का और आपने वेंटिलेटर्स का नोटिस लिया था कि हमें और चाहिए, अगर वो तारीख आप लोग उनसे मालूम कर ले तो उनका राज सारा खुल जाएगा, सारा वो झूठ सबके सामने आ जाएगा। लेकिन बात को यहीं से कंक्लूड करते हैं
कि ये इस वक्त जो ये गालम गलोच और इंतशार और रेसिज्म की सियासत पे ये लोग उतर आए, इनका कोई वजीर कुछ आके कहता है, यहाँ लोकल जो लोग हैं ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, इंस्टेड के सिंध गवर्नमेंट का साथ देते, इंस्टेड के हमारे साथ मिलते, इस वक्त में हमारे पास आ जाते कि आए हम मिलके काम करते हैं, इस वक्त कोई सियासत की ज़रूरत नहीं है, इश्यूज हमारे पास हैं, हम बाद में भी पॉलिटिक्स कर लेंगे, सब चीज़ हो सकती है, लेकिन इस वक्त दूसरे मुल्कों से सीखें कि उनसे क्या उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, हम वो गलतियां ना करें, आए आप जो कर रहे हैं उसमें चलें। अगर हमारी देखिए हमने कोशिश की, हमने इनिशिएट किया, हमने काम करना शुरू किया, अगर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक, कोई गलती ऊंच नीच हो जाती तो बिल्कुल हम उनकी बात मानते। अगर वो हमारे पास आके बैठते और कहते कि देखिए यहाँ आप गलत काम कर रहे हैं, ये हमारी विल है, हम काम करना चाह रहे हैं, सारा आगे। मिलके यहाँ पे करना है। देखिए हम मुराद अली शाह कर रहे हैं। जी, मुराद अली शाह पे मैं बात करूंगा। मुराद अली शाह ने जब वज़ीर आज़म के बाद जब आए थे, मुलाकात जब लॉकडाउन तोसी करें ना करें इसका फैसला होना था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो बैठे हुए हैं बड़ी जिम्मेदाराना पोजीशन पे, अगर वो मायूसी की बातें करेंगे तो कौम के मोराल का क्या होगा, बाकी लोगों का मोराल किधर जाएगा। उन्होंने कहा कि पता नहीं कितनी ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं, शरह सबसे ज़्यादा है, तो ये बातें पब्लिक में आकर इस तरह करने से क्या हासिल करना चाह रहे थे? देखिए, सॉरी टू से विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले फैसल ईदी साहब उनके पास गए, 15-20 मिनट बैठे, उन्होंने उनसे चेक भी ले लिया, चेक लेने के बाद और जब वो वापस जाने लगे तो उनसे पूछा कि आपका तारुफ क्या है। अगर हमारे वज़ीर आज़म मुल्क के उनका ये हशर है और ये हाल है तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जो उन्होंने कल परसों बात की, उससे पहले जो मीडिया पे बातें की हैं, तो उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। उनको चाहिए था कि देखें ये जो वहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के, अंदर बंद कमरों में बैठ के आपको डिस्कशंस हो रही हैं, उन पे ना जाएं। प्रोविंशियल जो हेड्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोविंस के, चीफ मिनिस्टर साहिबान, उनसे पूछें, उनसे आप आइडियाज़ लें, उनसे आप शेयर करें सारी चीज़ें। वो अपने सूबे के हालात को, अपनी डेमोग्राफी को अच्छी तरह जानते हैं। वो उनसे अगर आप इनपुट लेंगे, फिर आप एक कलेक्टिव कोई फैसला करें जो इस पैंडेमिक से हम इसको फेस कर सकें, इसको डिफीट कर सकें। मुराद अली शाह साहब ने क्या किया? मुराद अली शाह साहब ने वो अच्छे तरीके से चीज़ों को देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने वक्ती तौर पे इनिशिएट किया चीज़ों को, वक्ती तौर पे हम सबको अपनी अपनी पोजीशंस पे भेज दिया, हमने अपना काम शुरू कर दिया। देखें, सखर क्वारंटीन एशिया का सबसे बड़ा क्वारंटीन था, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे पास ट्रैवलर्स आए वो सब सेहतियाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। अब हम तबलीगी जमात वाले जो मेरे भाई हैं, उनमें से जो थोड़े बहुत पॉजिटिव आए, उनको हमने वहां पे रखा हुआ है और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब होकर अपने घरों को जाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान बार बार ये कहने के बाद कि ये हो जाएगा, लॉकडाउन खोल दें, लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। देखें दुनिया के दूसरे ममालिक क्या कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये शुरू में इनिशिएट किया था ना कि मजाक में ले लिया चीज़ों को कि ये हो जाएगा, चाइना वायरस है, और उनकी भी अजीब किस्म गरीब किस्म के बयानात आए थे। तो वजीर आजम को हमारे सीखना चाहिए था कि इस वक्त वो उनकी इतना बड़ा इकोनॉमिकल जायंट सुपर पावर दुनिया का, वो घुटनों पे बैठ गया है। वहां जो उस मुल्क में हालत हो रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हमें चीजें सोचनी चाहिए। यहाँ पे एक बात है कि जिस तरह इटली है, स्पेन है, वहाँ भी अब कारोबार खुलना शुरू हो गए हैं। जो लॉकडाउन किया था सिंध में भी, उसमें केसेस में तो कमी नहीं आई। उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। लॉकडाउन जो आप कर रहे हैं जी, नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं उसी पुरानी अपनी कंटिन्यू बात को करूंगा कि अगर मुराद अली शाह साहब वो लॉकडाउन कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का दे रहे हैं, तो वजीर आजम गुड्स ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं। वजीर आजम ये पहले सोचना चाहिए था कि जिस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया तो रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए थे, एयरपोर्ट्स भरे हुए थे। अब हमने देखे इनिशियल जैसे ही हुआ, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी, लेकिन वहां से पंजाब में ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की गई, बलोचिस्तान में ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की गई। तो ये हो रहा था कि हम पूरे मुल्क में कोरोना को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब आप एक जगह कह रहे हैं कि आपने लॉकडाउन का भी आप कह रहे हैं कि चलें सिंध गवर्नमेंट ठीक कर रही है, ये उन्होंने गलत कर दिया, ये गलत कर दिया। देखें आपने क्या अच्छा किया इस वक्त। अगर आप उस वक्त ही जिस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, एक कलेक्टिव स्टेप लेते, पाकिस्तान पूरा चारों सूबों ने अगर यही लॉकडाउन का फॉर्मूला अपनाया होता तो आज ये केसेस नहीं हो रहे होते। अब ये बयानात आ रहे हैं कि लाशों पे सियासत हो रही है। जी, हम कोई सियासत नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जाए कि हम इस पेंडेमिक से
जान छुड़ा सकें, इसको डिफीट कर सकें, इसको उसकी वो चेन ब्रेक कर सकें। और आप सक्खर में खुद भी मौजूद थे करंटीना, यानी फर्स्ट हैंड आपने मुकाबला भी किया, लोगों के साथ आप भी मौजूद थे। सबक क्या सीखे हमने यहाँ से कि क्या चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है? जिससे आपने एक अच्छी एग्जांपल पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सक्खर के क्वारंटीन सेंटर में मेजॉरिटी लोग अब चले गए हैं सारे, और वो अब हाजिर है कि और लोग भी अगर आते हैं तो वहाँ पे आ जाएं, जगह पे एक मौजूद है। हॉस्पिटल्स क्या, बाकी जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है, उस पर क्या क्या सबक क्या सीखे हमने? देखिए, ये इनिशियली तो एक गैर मामूली सिचुएशन थी जो कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की थी। देखिए, फ्लड्स आए, सिंध में बारिशें भी हुई, अर्थक्वेक्स भी पाकिस्तान ने बहुत खतरनाक देखे, लेकिन वो एक हिस्से में थे, वो किसी इलाके में थे। पूरा मुल्क वहाँ पे सपोर्ट कर रहा था, जहाँ जहाँ से मुखय्यर हजरात भी वहाँ पे सारी चीज़ें हेल्प करने के लिए भेज रहे थे। फिलैंथ्रोपिस्ट्स भी आ गए थे। ये जो पेंडेमिक फैला, ये तो घर घर की कहानी थी। पूरा मुल्क एक अजीब उसमें टेंशन सब पे तारी हो गया था, और बिल्कुल हकीकत है, खतरनाक चीज़ भी है। तो मैंने ये इस चीज़ को नोटिस किया और पर्सनली इसको देखा कि अब हम इन चीज़ों में एक होके अगर काम करेंगे, हम जिस तरह हमारे पास हमारा टीम वर्क सक्खर में था कि मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डेली बेसिस पे मुझसे बात कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे चीज़ों को। चीफ मिनिस्टर सिंध मुझसे डेली बेसिस पे राब्ते में थे, पूछ रहे थे कि किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है। मेरी वहाँ पे आई सल्यूट टू माय पैरामेडिक स्टाफ ओवर देयर, डॉक्टर्स एंड पुलिस स्टाफ्स एंड सारे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो हमने मिल के एक टीम बना के काम किया। और हमने वहाँ जो हमारे पास आए थे ट्रैवलर्स, उनको काउंसलिंग भी की। हमारे डॉक्टर्स कराची से भी इन एंड आउट आते जाते रहे। तो देखिए, एक टीम एफर्ट बना। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जितने भी पॉजिटिव केसेस थे वो टाइमली नेगेटिव हुए और अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स को चले गए। कहना है कि अगर मिलकर चला जाए, एक अच्छी कंसर्टेड एफर्ट हो, तो मतलूबा नताइज आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अवैस कादिर साहब। हमारे साथ मौजूद थे सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर कुछ गुफ्तगू करेंगे पोल्ट्री इंडस्ट्री के मुतालिक आफ्टर अ क्विक ब्रेक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे पोल्ट्री इंडस्ट्री के मुतालिक। कोरोना वायरस से जहाँ बाकी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ हमारी इफेक्ट हुई हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री पे उसमें बुरी तरह इम्पैक्ट आया है, इफेक्ट हुई है। और साथ ही साथ कोरोना ने एक चीज़ साबित कर दी है कि जो मुल्क खुराक के मामले में खुद कफ़ील नहीं है, उनके लिए आगे आने वाले दिनों में बड़ा टफ टाइम है। एग्रीकल्चर सेक्टर में पोल्ट्री भी शामिल है। पाकिस्तान की जो स्टेपल फूड है, गंदम, जिस तरह अभी कटाई हार्वेस्ट है, बम्पर क्रॉप हमें एक्सपेक्टेड है, तो फूड सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री भी उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इंडस्ट्री है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री है। लाखों लोगों का कारोबार इससे मुंसलिक है। तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब फार्म्स हैं जो कि इस कारोबार से वाबस्ता हैं, और तो बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है सारी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशंस पे गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साबिर्स ग्रुप सलमान साहब, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सलमान साबिर साहब इसके अलावा जो सेब्रोसो ब्रांड है जो वैल्यू एडिशन में है, उसको भी ये हेड कर रहे हैं। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम फवाद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, आई एम फाइन, थैंक यू। बिगिन विद जो पोल्ट्री सेक्टर की ओवरऑल सूरत हाल है, जो डिमांड है, जो आपके मेजर जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, जो आपका प्रोडक्ट लेते हैं, वो रेस्टोरेंट्स होते हैं, शादी हॉल्स हैं, जो बड़े पैमाने पे जिसमें खपत होती है। अब वो सारी सूरत हाल कोरोना की वजह से बंद है। इस सारी सूरत हाल को इंडस्ट्री कैसे फेस कर रही है? जी, सबसे पहले तो मैं फवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं एक पोल्ट्री इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करूँ आपके शो में। देखिए, मैं जो शुरू करूँगा बात वो करूँगा जिस तरह आपने बड़ा अच्छा आपने बताया है कि हमारे जो मेजर कस्टमर्स हैं वो हैं रेस्टोरेंट्स हैं, उसके बाद शादी हॉल्स हैं, और ये अक्सर जो 5 स्टार होटल्स हैं। अब उनकी वो बंद होने की वजह से आपकी जितना भी जो मेजर कस्टमर है वो सारा चले गया है। अब जो इसकी वजह से जो फार्मर है स्पेशली, अब ही इज़ फोर्स टू सेल बिलो कॉस्ट नाउ। अब जब वो बिलो कॉस्ट उससे करता है, अब उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है अपना अगला चूज़ा वो प्लेस करने का। अब इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, एक तो आपका जो ब्रॉयलर फार्मर है वो भी अपना वो भी मर रहा है इसकी वजह से। और अब क्या होगा इससे डायरेक्टली, अब वो ब्रीडर फार्मर्स जो होते हैं जिनसे वो 1 डे ओल्ड चिक लेता है, अब वो भी नहीं प्लेस करेगा, और जो ब्रीडर फार्मर है वो भी उसको बिलो कॉस्ट अपने, जो कि अभी मुफ्त का भी कोई बंदा नहीं लेना चाह रहा, वो भी नहीं आगे अपना वो बेच सकता। सो इसकी वजह से आप सब देख लें, फार्म्स एक तो ठीक ठाक किस्म के लॉस में जा रही हैं, और
फिर उसके बाद ये जो हैचरीज हैं, अब हैचरीज में अब कोई वो अंडा प्लेस करने के लिए तैयार नहीं, और जो अंडा प्लेस हो रहा है वो उनको ज़ाया कर रहे हैं क्योंकि कोई उसको खरीदार उसका है नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा और इस तरीके से जो फीड मिल्स वाले, सलमान साहब, इसका जो इम्पैक्ट है वो कितना है? क्योंकि 15 से 20 हज़ार पाकिस्तान में फार्म हैं जो 5,000 से 5 लाख तक हैं, ये पोल्ट्री एसोसिएशन की फिगर्स हैं, और साथ साथ तकरीबन 15 से 16 लाख लोग इस पर पूरे कारोबार से इन्वॉल्व हैं। आप जिक्र कर रहे हैं एंड टू एंड के फीड मिल, हैचरीज, हर जगह पे नुकसान हो रहा है, तो इसको फिर कितना, यानी इसका तखमीना कितना है? इसका आप देख लें, ये तो मोर देन, ये तो आप समझ लें करोड़ों का ये नुकसान है जो हो रहा है। और ये इस तरह का नुकसान हो रहा है कि आपके जो एक छोटा फार्मर है वो तो बिल्कुल अपना बंद कर रहा है। और इसका आप इम्पैक्ट आप देख लें ये होगा कि आफ्टर दिस होल सिचुएशन सबसाइड्स, ये इतनी ज़्यादा इसकी शॉर्टेज क्रिएट हो जानी है क्योंकि फार्मर अब कोई चीज़ प्लेस नहीं करेगा, डिमांड बढ़ जानी है, और उसके बाद आपकी जो सप्लाई है वो बिल्कुल थोड़ी हो जानी है, और रेट जो सा है इट्स गोना स्पाइक। ये तो इसको मैं आज भी के ये मैं बताना चाह रहा हूँ, रमजान की आमद है, तो रमजान में क्या कोई ऐसा खर्चा तो नहीं शॉर्ट टर्म में, या ये आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो मैं ये कहूँगा कि आगे अब जिस तरह से ना आपको, जिस तरह मैंने बताया कि अब लोग चूज़ा प्लेस नहीं करेंगे, अब उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड जब बढ़ जाएगी रमज़ान में, जिस तरह आपने बताया रमज़ान में डिमांड बढ़ेगी, फिर आगे जाके जब एक दफ़ा लॉकडाउन की चीज़ें जब ईज़ ऑफ होती हैं, जब ये शादी हॉल्स और ये सारे रेस्टोरेंट्स दोबारा ओपन होते हैं, उस टाइम अब डिमांड फिर से सर्ज कर जानी है, और उसकी वजह से फिर हो क्या जाएगा, अब उतनी उस डिमांड को केटर करने के लिए अब सप्लाई नहीं होनी, तो वो रेट ने बहुत इसको स्पाइक कर जाना है। नहीं, लेकिन अगर ये होना है तो फिर ये क्यों बंद हो रहे हैं? क्यों इतना शॉर्ट टर्म में क्यों इतनी शॉर्टेज हो रही है कि लोग फेंक रहे हैं? अगर ये वापस बाउंस बैक करना है, रमज़ान में भी डिमांड आनी है, तो लोगों को तो कारोबार जारी रखना चाहिए कि वक्ती तौर पर नुकसान है। जी देखिए, इसका असल में ये एक जो ये पोल्ट्री इंडस्ट्री है ना, सो एक चीज़ ये देखने, इट्स अ पेरिशेबल आइटम। अब इसका ये प्रोसेस वो है जिसको रोक नहीं सकते कि फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मर ने अगर एक फ्लॉक प्लेस किया हुआ है, सो ही हैज़ नो अदर ऑप्शन देन टू उसको पूरा उसने वो देना, उसे मार्केट में देना ही देना है, चाहे उसको बिलो कॉस्ट जा रहा है या उसको आगे उसको जिस तरह मर्जी जो रेट हो उसको देना ही देना होगा। अब जिस तरह अभी अगर आपको देखें जो लाइव रेट जिस तरह चल रहा है, अब फार्मर को बिल्कुल बारे में नहीं आ रहा, बट क्योंकि उसका ऑलरेडी फ्लॉक बना हुआ है, अब उसको वहां पे हर हालत में उसने उसको सेल ऑफ करना है, वेदर वो उसको लॉस में जाएगा जिस मर्जी से, क्योंकि उसको रख के तो वो और ज्यादा अपना लॉस इनकर कर लेगा, यानी वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगा। अच्छा, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जो आपने देखा था कि एक ट्रक है जिसमें छोटे छोटे चूजे हैं और वो कुएं में आकर उसको फेंक रहा है सारा। अब इस तरह के मनाजिर देखकर तो पहली पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में कोई इतना आपको पता है कि जो बातें होती हैं, तो इसके बाद तो लोगों ने बड़ा आउट क्राई आया था। वजह क्या थी कि क्यों इतना वो जो चूज़ा है वो डाल रहे हैं ताकि वो कीमतें मार्केट में बरकरार रखें? वजह क्या है इसकी? देखें, ये तो बल्कि ऑनेस्टली ये जो वीडियो है ना, इसको देख के यकीन करें बल्कि खुद मुझे एक बहुत जो बुरा फील होता है ना, वो होता है फार्मर के लिए। अब देखें, अब लोगों को तो ये नज़र आ रहा है ना कि चलो ये शायद रेट को इस तरह मैनिपुलेट करने के लिए कर रहे हैं। आखिर आप ये देखें, अब जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कोई ख़रीदार है नहीं है, ब्रीडर फार्मर्स हैं, उनका कोई फ्लॉक प्लेस नहीं करने वाला। अब देखें, उनके पास चूज़े अब वो पड़े हुए हैं, अब वो क्या कर सकते हैं? अब उन्होंने अब कोई फार्मर जो ब्रॉयलर फार्मर हो गए, देखें ये मैं बात करूँ ब्रीडर फार्मर की, जो आप चूज़ों की बात कर रही हैं, ये ब्रीडर फार्मर होते हैं जो जिनके जो कि इसके अंदर होते हैं। सो बेसिकली अब उनका कोई खरीदार नहीं है। अब एट द एंड ऑफ द डे उनको बाय फोर्स अब उनको इसको ज़ाया करना पड़ता है क्योंकि उनका कोई वो ले नहीं सकते, कोई उनका बायर नहीं है और उनका फाइनेंशियल मसल इतना नहीं है कि वो मुसलसल जारी रखें। इस तरह तो बिल्कुल ही बैंकरप्ट एग्जैक्टली बचने के लिए ये है, लेकिन फिर बिल्कुल यानी अच्छे मनाजिर नहीं थे वो सारा वो। ये तो हमने प्रॉब्लम्स की बात कर दी, अब आते हैं कुछ सोल्यूशंस की तरफ। एक तो ये है कि आपकी इंडस्ट्री, क्योंकि अब नई रियलिटी आ गई है, कोरोना के बाद अब दुनिया मुख्तलिफ हो रही है, आप लोग किस हिसाब से अडेप्ट करेंगे? और गवर्नमेंट के एंड से, क्योंकि हर कोई अब गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है, तो आप लोगों की क्या डिमांड्स हैं? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा, मेरा तो अपना ओपिनियन है कि हमसे भी ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी ये भी ज़रूरत है ना हमें एज अ पोल्ट्री इंडस्ट्री को, वो है गवर्नमेंट की। अब यहाँ पे ये समझ लें, ये गवर्नमेंट की वजह से ही कुछ मेजर्स हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें जो सबसे बड़ी जो कॉस्ट का जो हिस्सा है ना, वो है फीड, और वो उसके ऊपर इसकी वजह से सबसे बड़ी कॉस्ट है कि उसके ऊपर जो हमें सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है और उसके ऊपर जो सबसे जो उस पर ड्यूटीज़ हैं पोर्ट के ऊपर, उसकी वजह से इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो जो मेरी अपील होगी ना गवर्नमेंट से, वो भी यही है ऑन बिहाफ ऑफ पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री की, कि एक तो सबसे नंबर वन जो ये नहीं है परमानेंटली, सिर्फ कोई मतलब फॉर 6 मंथ्स आप जो ड्यूटीज़ हैं और जो सेल्स टैक्स है इनके फीड के रॉ मटीरियल पे
उसको एक तो वेव ऑफ किया जाए। दूसरा, जो छोटे फार्मर, मैं तो बड़ी इंडस्ट्री की बात, मैं तो बड़े की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे फार्मर्स की बल्कि बात कर रहा हूँ, उनके लिए जो उनका जो बिजली का मीटर है वो ना काटा जाए। इफ़ दे आर अनएबल टू पे देयर बिल्स, उनको कोई रिलीफ मिल जाए उस चीज़ पे, क्योंकि अगर वो बिजली का मीटर उस पर काटते हैं फिर उनका जो फ्लॉक प्लेस्ड है वो उसी वक्त ही मर जाएगा, जैसा मैंने बताया ये पेरिशेबल आइटम है। और तीसरी चीज़ उसमें यह है कि उनको एक मिनिमल इंटरेस्ट का उनको लोन दे दिया जाए, जिससे वो अपनी एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी वो लोग एटलीस्ट पूरी कर सकें। जी अच्छा, ये आपकी यानी कुछ आपकी डिमांड्स हैं जिसमें आपने कहा गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, इसमें कोई उम्मीद की किरण है, कोई एनी होप कि एक्सपोर्ट हम कर सकें, जिस तरह आप वैल्यू एडिशन में करें, जिस तरह मुर्गी, अंडा, ये पड़ोसी ममालिक में अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट है, अब चाइना उसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो वहाँ के लिए भी, फिर मिडल ईस्ट की भी है, जो फ्रोज़न फूड का हमारा सेगमेंट है, उसमें कोई पोटेंशियल मौजूद है? अच्छा, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी पोटेंशियल हो सकती है ना, वो तभी हो सकती है अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करें। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, 70% जो कॉन्स्टिट्यूट करती है दैट इज फीड। तो अगर देखें, अब आपको रॉ मटेरियल अगर आपको सस्ता मिल रहा है, फिर आपके पास एक इंसेंटिव भी होगा कि आप उसको एक्सपोर्ट करें। अभी होता क्या है, अभी जिस तरह आपने मिडिल ईस्ट की बात की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अभी जो बिक रहा है वो एक ब्रांड है सादिया के नाम से। अब उसमें क्या होता है, जो ब्राज़ीलियन फूड्स के जो होता है उनका ब्रांड है, तो अब वो आप देख रहे हैं वो जिस रेट पे बेच रहे हैं वो हमारी कॉस्ट भी नहीं होती जिस रेट पे वहां पे उधर बेच रहे हैं। तो इधर ये है कि एक्सपोर्ट की तभी पॉसिबिलिटी जी, हम कंपीट नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी, स्पेशली इन रॉ चिकन। ठीक है जी, ठीक। और इसी तरह बाकी ममालिक का भी हमारा ये कि अफगानिस्तान या जहाँ पे भी करेंगे तो वहाँ पे, तो यानी कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट हमने कम करनी है, उसमें अब यूटिलिटीज़ की भी है, बाकी रॉ मटेरियल है, जिस तरह आपने कहा कि फीड है। अब सोयाबीन पाकिस्तान में नहीं उगता, वो आप इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, उस पर मज़ीद ड्यूटीज़ लगती हैं। और आपका कहना है कि 70% जो है वो फीड की कॉस्ट होती है इसमें। एनीथिंग विच यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट इसके अलावा, इन दो चीज़ों के अलावा, और पोल्ट्री इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ की, किस चीज़ की इंतहाई ज़रूरत है? देखिए, मैं एक जो सबसे बड़ी मेरी अपील होगी, अब देखें जिस तरह बाहर के मुल्कों में, स्पेशली जिस तरह USA है और यूरोप हो गया, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट हमेशा सब्सिडाइज करती है पोल्ट्री इंडस्ट्री को, बिकॉज ये उनका एक बहुत मेजर एक सेगमेंट है। तो मेरी यही अपील एक तो होगी सबसे पहले गवर्नमेंट को कि जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, एक तो इसको लाजमी देखें, इसको सब्सिडी की तरफ लाजमी देखें। अब होता क्या है, अब जब भी रेट नीचे जाता है पोल्ट्री का, उस टाइम कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब रेट ऊपर जाता है सारे ब्लेम करते हैं पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर कि इन्होंने रेट को ऊपर के इन्होंने कोई मैनिपुलेट किया है। आखिर इट्स ऑल सप्लाई एंड डिमांड, कि देखिए जैसे ही आपका अगर ये सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली रेट ने नीचे चले जाना है, और डिमांड जब ज़्यादा होती है, सप्लाई कुछ नहीं होगी, तो रेट ने ऊपर स्पाइक कर जाना है। तो ये जो एक तो अक्सर ये रूमर्स आते हैं इसके ऊपर, तो ये मैं वो कहूँगा इसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताई है, वो बस मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि उसको कम करने के लिए सब्सिडाइज करें। ठीक है, और ये वक्ती तौर पर आप मांग रहे हैं 5 से 6 माह के लिए, उसके बाद यानी आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी? जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सलमान साबिर। हमारे साथ मौजूद थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सलमान साबिर, साबिर्स ग्रुप के। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट। अगले हफ्ते मज़ीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।